नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं निष्ठवियट्ठकम्मं वीरं नमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्य विहत्तिं जहो वै संपरुहेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अनुभाग विभक्ति संबंधी है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 140 पर आ गए हैं। अब यहाँ हमारा जो विषय शुरू हुआ था, उत्तर प्रकृति में ये अनुभाग विभक्ति की बात चल रही है। उत्तर प्रकृति अनुभाग विभक्ति, उसमें हमने 129 पृष्ठ से देखना शुरू किया था। उसमें जो 191 के ऊपर का सूत्र है, उसमें लिखा था नीचे से, सम्यक्त्व प्रकृति के प्रथम देशघाती स्पर्धक से लेकर 129 पेज नीचे का पैराग्राफ। सम्यक प्रकृति के प्रथम का अर्थ होता है नीचे वाला जघन्य, देशघाती स्पर्धक से लेकर अंतिम देशघाती स्पर्धक पर्यंत ये स्पर्धक होते हैं। उसके बाद 130 पृष्ठ पर नीचे लिखा है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग सत्कर्म प्रथम सर्वघाती स्पर्धक से लेकर, सर्वघाती में जो जघन्य है वहां से लेकर दारू के अनंतवें भाग तक होता है। फिर 131 पृष्ठ पर हमने देखा है कि जिस स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म समाप्त हुआ, उसके अनंतरवर्ती स्पर्धक से लेकर आगे बिना प्रतिषेध के मिथ्यात्व सत्कर्म होता है, यानी देश सर्वघाती के उत्कृष्ट तक। 132 पृष्ठ पर देखा था 12 कषायों का अनुभाग सत्कर्म सर्वघातियों के द्विस्थानिक प्रथम स्पर्धक से लेकर आगे बिना प्रतिषेध के होता है। जहां सम्यक मिथ्यात्व का था वहीं से इसका शुरू हो जाता है। तो द्विस्थानिक का जघन्य जो है वहां से लेकर, क्योंकि ये भी सर्वघाती प्रकृति है, तो इसका जघन्य स्पर्धक भी सर्वघाती ही होगा। परंतु सभी के उत्कृष्ट स्पर्धक एक समान नहीं होते हैं। उत्कृष्ट तक होते इतना ही लिख दिया यहाँ पर। फिर नीचे लिखते 4 संज्वलनों और 9 नौकषायों का अनुभाग सत्कर्म देशघातियों के प्रथम स्पर्धक से लेकर, क्योंकि 4 संज्वलन और 9 नौकषाय देशघाती प्रकृति है, तो उसमें देशघाती स्पर्धक भी होंगे। तो प्रथम स्पर्धक से लेकर आगे बिना प्रतिषेध के सर्वघाती पर्यंत है। सर्वघात वो प्रकृति देशघाती है, तो उसमें स्पर्धक देशघाती भी है, सर्वघाती भी है। अब आगे चलते हैं। हम 136 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं, ये तो घाती के नाम हमने बता दिए, अब उसके साथ साथ स्थानों को भी बताएंगे। स्थानों का अर्थ होता है एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक, चतुस्थानिक। 136 पृष्ठ पर हमने देखा था, बीच में लिखा है मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानिक होता है। उसके आगे चलते हैं 139 पृष्ठ पर। जघन्य देखा ना, जघन्य कितना है, सर्वघाती और द्विस्थानिक है।
और उत्कृष्ट यहाँ बता रहे हैं 139 पृष्ठ पर। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुस्थानिक है। अब हम 140 पृष्ठ पर आते हैं। हाँ देखो, द्विस्थानिक और चतुस्थानिक का अर्थ क्या है। लता वालों को एक स्थानिक कहेंगे, दारू वालों को द्विस्थानिक कहेंगे, अस्थि वालों को त्रिस्थानिक कहेंगे और शैल वालों को चतुस्थानिक कहेंगे। जब मिथ्यात्व को द्विस्थानिक कहा, सर्वघाती भी, उसका अर्थ ऐसा नहीं लेना वहां मिथ्यात्व के कोई लता भाग वाले भी होंगे। उसका अनुभाग कितना है, तो द्विस्थानिक दारू समान है, तो उसका अनुभाग जैसे हम कहते हैं हम कितने साल के हो, 60 साल के हैं, तो 60 साल में तो 1 2 3 4 सभी संख्याएं उसमें गर्भित हो जाती है, इसलिए उसको हम उस सभी को लेते हुए वहां तक के कितने हैं तो हम कहेंगे द्विस्थानिक। जैसे 10-10 को हम गिनते हैं ना, उदाहरण देना है तो ऐसा लेंगे हम, या 100 को हम गिनेंगे। 100 के अंदर के सारे क्या होगा, उसी में गर्भित है। 200 कहेंगे तो 100 तो उसमें गर्भित है ही है। 400 कहेंगे तो उसमें सभी संख्याएं गर्भित है, इसलिए उसको एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक ऐसा कहते हैं। परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं है। द्विस्थानिक कहने पर उसमें लता वाले भी मिथ्यात्व के लता वाले है ऐसा नहीं है, परंतु लता वालों में जितना अनुभाग है वहां वो अधिक अनुभाग होने के कारण उसमें गर्भित है, इतनी बात वहां होती है। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्यात्व का द्विस्थानिक ही होगा, जघन्य वाला? अनादि मिथ्या दृष्टि को हाँ, जघन्य से उत्कृष्ट तक होते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा था मिथ्यात्व का जघन्य किसके होगा। मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग की बात चल रही है। मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग कब होता है, क्षपणा में होता है। सत्ता की बात है, अनुभाग बंद तो होगा ही नहीं क्षपणा करने वाले को। तो मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग की सत्ता किसके पाई जाती है, सूक्ष्म एक केंद्रीय को। क्षपणा करने वाले को नहीं होती इतनी जघन्य। तो अनादि से कितनी बार पाया उसने, आपका प्रश्न जो था, अनादि से क्या द्विस्थानिक हुआ था? अरे अनंतों बार हुआ था, मिनिमम पॉसिबल। ये बात आई थी, देखो हमने पढ़ा भी था इसको 138 पर। देखो विशेषार्थ में ये ऊपर से 3 3 6 3 9 11वें पंक्ति में दूसरे ऐसा लिखा है ना, दूसरे, वहां से पढ़ेंगे। मिला क्या? जैसे चारित्र मौखिक क्षपणा में संज्वलन कषायों का पूर्वस्पर्धक, अपूर्वस्पर्धक और कृष्टिकरण के द्वारा देशघाती विधान बतलाया है, वैसे दर्शन मौखिक क्षपणा में मिथ्यात्व के अनुभाग का देशघाती विधान नहीं होता। यानी उसके क्षपणा में उसका कोई अनुभाग सत्कर्महीन नहीं होता, जितना अनुभाग है उतना ही उसके सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप से होकर वो नष्ट हो जाता है। यह बतलाने के लिए मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग सत्कर्म को सर्वघाती बतलाया है। तीसरी बात, ये हमको तीसरी बात पढ़नी है जो अपने प्रश्न से अभी कंसर्न है। सूक्ष्म निगोदिया जीव के मिथ्यात्व का तो जो जघन्य अनुभाग सत्कर्म रहता है, उससे अनंत गुणे अनुभाग सत्कर्म के रहते हुए मिथ्यात्व का क्षपण होता है। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यानी सूक्ष्म निगोदिया के जघन्य अनुभाग स्पर्धक मिथ्यात्व की बात चल रही, अन्य प्रकृति की नहीं। यानी मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? हम हमेशा क्या देखते हैं, जहां क्षपणा होती है वहां होता है। अन्य प्रकृतियों में ऐसा ही देखते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। मिथ्यात्व का जघन्य जो अनुभाग है वो किसके? सूक्ष्म निगोदिया के। क्षपणा में नहीं है। तो
संगी पंचेंद्रिय जब भी सम्यक्त्व प्राप्त करता है तभी उसका अनुपात कभी जगन्य नहीं हो सकता है, जो सूक्ष्म एकेंद्रिय नहीं, कभी नहीं हो सकता। वो उससे अनंत गुणे होगा। सपना में भी नहीं होता तो सम्यक्त्व प्राप्ति की बात ही क्या। बाद में अनुभाग तो घटेगा, हमने देखा था ना, अनुभाग बाद में घट सकता है, विसंयोजना भी घटेगा, करण परिणाम में घटेगा, परंतु ऐसा नहीं घटेगा जो एकेंद्रियों के योग्य हो जाएगा। दारू मिथ्यात्व का जघन्य में जघन्य कितना है, जहां सम्यक मिथ्यात्व का समाप्त होता है उसका ऊपर वाला स्पर्धक, वो उसका जघन्य। दारू का अनंतवा भाग वाला ही है वो भी। बहुभाग वाले तो उसमें सभी स्पर्धक हो गए, परंतु उसमें से भी जो जघन्य है उसको लेना है। तो यहाँ पे आगे जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुष्स्थानिक बताया। हाँ, सर्वघाती और चतुष्स्थानिक का अर्थ होता है शैल वाला। अच्छा, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है, तो वहाँ पे परंतु ऊपर का टॉप मोस्ट वाला लेना। तो उत्कृष्ट अनुभाग होगा। हाँ। तभी ये जो लता दारू वाला जो ये जगन्य वाला बताया वो वहाँ पे नहीं होगा। दारू वाला है ही नहीं है। जब हम कहते ना 400 है, हाँ। तो 400 में 1 2 3 4 संख्या इंक्लूडेड है कि नहीं है। हम 4 शतक कहते, उसने कितने शतक निकाले, 4 शतक निकाले, उसका चौथा शतक चल रहा है। चौथा शतक चल रहा है जब कहेंगे, उसका अर्थ क्या है, उसने पहले उस समय तो उसने 1 2 ही रन निकाले हैं, परंतु उसका सेंचुरी, चौथी सेंचुरी चल रही है अगर हम कहेंगे, तो उसका अर्थ क्या है, उसने एक एक करके सभी है। परंतु ऐसा नहीं लेना, इसमें लता वाले तो है ही नहीं है, उस संख्या में वो पहली संख्या है, इतना ही लेना है। देखो ये 140 पृष्ठ पर शंका 139 से शुरू हुई, लास्ट लाइन। जब मिथ्यात्व के स्पर्धक लता समान नहीं होते तो उसका अनुभाग चतुस्थानिक कैसे है। प्रश्न तो यही है ना जो अपना हुआ था, फिर पढ़ेंगे। देखो समाधान, जिस प्रकार पहले 2 तरीके से मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग सत्कर्म को द्विस्थानिक सिद्ध किया है, वह भी द्विस्थानिक कैसा है उसको बताया था, वैसे ही उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म भी चतुस्थानिक सिद्ध होता है। अथवा दूसरी पद्धति से मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्पर्धक में लता समान, दारू समान, अस्थि समान और शैल समान चारों ही स्थान है, क्योंकि उनके स्पर्धकों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ चारों स्थान बताया, इसीलिए मैंने पूछा। चारों स्थान नहीं कहा, जो चतुस्थानिक है, शैल वाले के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, तो हम कहेंगे 400 है। तो क्या उसमें 1 2 3 4 5 6 सब तभी तो 400 संख्या होगी। वो बात यहाँ बताना चाहते हैं कि उनके अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या पाई जाती है, वो स्पर्धक पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कहा। जितने अविभाग प्रतिच्छेद है वो एक एक से 400 संख्या कैसे प्राप्त होगी। 1 2 3 4 करेंगे तो ही 400 होगी। ऐसे ही उसमें उनकी संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पे जो लता समान जो अनुभाग लता चारों वाला है, लता, दारू, अस्थि और शैल। हाँ। तो लता में जो अनुभाग होगा वो उत्कृष्ट वाला होगा। Does it mean that? नहीं, लता वाला अनुभाग वाले कोई स्पर्धक मिथ्यात्व के होगे ही नहीं, परंतु मिथ्यात्व के अनुभाग स्पर्धकों की संख्या कहाँ से होती है। हम मान लेते हैं 120 से होती है। अभी उसको दारू का नीचे वाला भाग, हाँ। दारू शुरू होता है 101 से, हाँ। और मिथ्यात्व के स्पर्धक हो गए 120 से, हाँ। तो 120 में 1 2 3 4 करेंगे तभी 120 होगा कि नहीं होगा। 120 संख्या में 1 से लेकर 119 तक की संख्या है कि नहीं है, तभी तो हम इस 120 नंबर दे रहे हैं उसको। 120 में 120 से शुरुआत होती है ना, जघन्य कितना है 120 है, तो 120 संख्या कैसे तैयार हुई 1 2 3 पर। परंतु ऐसा नहीं समझना कि वहां 1 2 3 4 वाले मिथ्यात्व के स्पर्धक है, अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या है, इतनी ही बात बताना चाहते हैं। 120 से शुरुआत होती है, तो 120 संख्या में 1 2 3 4 सभी संख्या है कि नहीं है, तभी तो 120, नहीं तो उसको 1 नंबर कहते हम। ख्याल में है ना, यहाँ उसके 120 यानी दूसरा शतक में से उसको अभी गिन रहे हैं।
परंतु उसमें पहली संख्याएं हैं, इतना ही लेना। वहां लता वाले मिथ्यात्व के स्पर्धक है ऐसा बिल्कुल नहीं लेना। कहीं पर भी अभी अस्थि वाले हैं, हम उसकी स्पेसिफिकली बता रहे हैं, परंतु स्थानों में कहेंगे उसको त्रिस्थानिक कहेंगे। इसका अर्थ नहीं वहां लता और दारू वाले वहां है। वो विशिष्ट स्पर्धक कौन से है, तो अस्थि वाले है, उसी को त्रिस्थानिक कहेंगे। शैल वाले है, उसी को चतुस्थानिक कहेंगे। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वहां लता वाले कोई स्पर्धक मिथ्यात्व के है, वो अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या गिनने के लिए उसके नाम दिए हैं। देखो यहाँ फिर पढ़ते हैं समाधान में, यही तो बता रहे क्यों, चौथी लाइन है, क्योंकि उनके स्पर्धकों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या यहाँ पाई जाती है। वे स्पर्धक पाए जाते नहीं कहा, और बहुत अविभाग प्रतिच्छेदों में स्तोक अविभाग प्रतिच्छेदों का होना असंभव नहीं है, क्योंकि एक आदि संख्या के बिना 1 2 3 4 5 6 इसे गिने बिना अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या बहुत नहीं हो सकती। हमको 120 गिनना है तो 1 2 3 4 5 से गिनेंगे तभी तो 120 तक आएंगे। ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। अर्थात बहुत संख्या में थोड़ी संख्या होती है, परंतु उस जाति के स्पर्धक वहाँ होते, वो बात नहीं है। तो यहाँ पे जो मिनिमम अनुभाग होगा वो 120 से ही शुरू होगा। 120 से शुरू होगा, पर बिकॉज 120 है उसमें सभी गर्भित 120 है, वो संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे तो 120 आएगी। इसलिए उसमें वो संख्याएं गर्भित है, वो स्पर्धक वहां है, उसकी बात नहीं है। अतः मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्पर्धक में चारों ही स्थान होते हैं। यानी जो शैल वाला है उसको चतुस्थानिक कह देना, जो अस्थि वाला है उसको त्रिस्थानिक कहना, जो दारू वाला है उसको द्विस्थानिक कहना, लता वाले को एक स्थानिक कहना। अब फिर शंका, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म चतुस्थानिक ऐसा कहने पर मिथ्यात्व के एक उत्कृष्ट स्पर्धक का ही ग्रहण कैसे होता है? चतुस्थानिक कहने पर अकेला एक उत्कृष्ट स्पर्धक क्यों लिया? जैसे हम कहते मैक्सिमम उसके इंटेंसिटी वाला स्पर्धक कौन सा है, 400 वाला है, तो 400 वाले कहने से एक ही स्पर्धक का यानी 400वां ऐसा क्यों कहते? आप एक बार 400 कहते और एक बार 400वां कहते, अकेला एक स्पर्धक क्यों लिया? उसका अभी यहाँ उत्तर, क्योंकि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में एक परमाणु के द्वारा धारण किए गए अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से निष्पन्न अनंत स्पर्धकों की उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म यह संज्ञा है। क्या कहते हैं? स्पर्धक किसको कहते हैं? अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जो मिथ्यात्व का अंतिम अनुभाग स्पर्धक है, स्पर्धक उसमें वर्गणाएं अनंत है, और अंतिम स्पर्धक की जो नीचे की पहली वर्गणा है उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा वाली दूसरी वर्गणा और एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा वाली तीसरी, एक से बढ़ते हुए वहां भी अंतिम जो वर्गणा है, अंतिम स्पर्धक की जो अंतिम वर्गणा किसको कहते हैं? वर्गों के समूह को। वर्ग यानी एक परमाणु, तो एक परमाणु में जितना अविभाग प्रतिच्छेद है लास्ट वाले में, तो यही कहते हैं कि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में एक परमाणु के द्वारा धारण किए गए अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से निष्पन्न अनंत स्पर्धकों की उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म यह संज्ञा है। यदि कहा जाए कि उत्कृष्ट स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में ग के ऊपर अफार जो अविभागी प्रतिच्छेद है उनमें स्पर्धक नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेद है वो स्पर्धक नहीं हो सकता अगर ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो तो उसकी शक्ति बता रहे, अंतिम वर्गणा में अनुभाग कितना है उसको बताया यहाँ उत्कृष्ट से। अब कहेंगे वह स्पर्धक नहीं हो सकता, तो कहते यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनंत अविभागी भा करना है।
क्योंकि अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का अंतर दे देकर उत्तरोत्तर अविभागी प्रतिच्छेद के क्रम से अनंत बार जिनमें वृद्धि नहीं होती उनके स्पर्धक होने में विरोध है। तो यहाँ पे इसे बताइए, यहाँ पे सभी अविभाग प्रतिच्छेद वाले स्पर्धक है, अनंत है, वहाँ पे उत्कृष्ट से जगन्य वाले सभी है, बराबर। तो जो हम लोग विद्यात्व में जो हम लता वाले देखते हैं, लता वाले है ही नहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे इसे बताया कि एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए अनंत स्पर्धक है। तो कहाँ जगन्य से उत्कृष्ट वाले सभी कहाँ? ले सकते हैं। देखो फिर देखो क्योंकि अनंत अविभाग प्रतिच्छेद कहाँ की बात बता रहे हम लोग ने जो अभी पढ़ा फिर हाँ। पढ़ना। अभी क्योंकि प्रश्न अनंत अविभाग सुनना, प्रतिच्छेद, अंतिम वर्गणा के एक एक परमाणु में कितना अविभाग प्रतिच्छेद है, हाँ। उसको यहाँ उत्कृष्ट स्पर्धक कहा। हाँ। वो उन्होंने क्या अभी बताया? सुनो पहले। तो प्रश्न है कि उसको ऐसा कहना ठीक नहीं था। अब उसके उत्तर में फिर अभी इसका अर्थ नहीं समझे सब लोग। अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का अंतर दे देकर, इसका अर्थ क्या है? उत्कृष्ट से जगन्य वाले सभी हो नहीं। नहीं। अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का अंतर दे देकर उत्तरोत्तर का अर्थ होता है एक स्पर्धक से दूसरा स्पर्धक, दूसरे से तीसरा स्पर्धक। उत्तरोत्तर अविभाग प्रतिच्छेद के क्रम से अनंत बार जिनमें वृद्धि नहीं होती उनके स्पर्धक होने में विरोध है। अब यहाँ क्या बताना चाहते हो जरा बराबर शांति से समझो, तो आपके कोई प्रश्न रहेंगे ही नहीं। देखो, एक स्पर्धक है, आवाज नहीं जा रहा, एक जो स्पर्धक है, अभी एक एक स्पर्धक में क्या होते हैं? अनंत वर्गणा होती है। एक वर्गणा से दूसरे वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है। ये हमारा एक स्पर्धक, एक वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, पांचवी, छठी। दूसरा स्पर्धक कहाँ से शुरू होता है? यहां से। मान लेते यहाँ 100 अविभाग प्रतिच्छेद है एक एक परमाणु में, और अंत में जो है उसमें 120 है। अंतिम वर्गणा में 120 है। कोई भी स्पर्धक के पहले में हर एक परमाणु में 100 है और अंत में 120 है। दूसरा स्पर्धक कहाँ से शुरू होता है? 200 से। और ये पढ़ते हुए और 20 यहाँ 220 लेंगे हम काल में आई। तो यहाँ बीच में अनंत का अंतर पड़ा। 121 से लेकर 199 तक कोई वर्गणाएं थी नहीं। 80 का अंतर पड़ गया। हाँ। 80 का अंतर पर यहाँ अनंत का अंतर है। हाँ, वो तो समझ गया। क्योंकि बीच में अंतर पड़े बिना स्पर्धक होते नहीं। पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा से दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में अंतर है। ये अंतर है। और फिर वर्गणा में ये यहाँ 100 से 200 तक कितना है अंतर? 100 का अंतर है। 120 और 220 में कितना अंतर है? 100 का अंतर है। तो उसको भी इतने अंतर से जो होते उसको भी स्पर्धक कह सकते हैं। ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। उत्तरोत्तर अंतर दे देकर स्पर्धकों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो उत्कृष्ट जब भी अनुभाग का बंद होता है तभी यहाँ 100 से 120 वाले होगी नहीं। माई क्वेश्चन इज देयर। उसकी बात नहीं है। यहाँ अंतिम स्पर्धक में सभी, जब हम अंतिम वाला हम 420 वाला लेंगे यहाँ कोई, या ऊपर जाके और 1020 वाला कोई भी है, वो उस विशिष्ट चौथे स्पर्धक का अंतिम है। तो 420 संख्या में 100, 101, 102, 103 ये संख्या गर्भित है कि नहीं है? इतनी ही बात लेना है इसमें। और इसको स्पर्धक क्यों कहते हैं? इसको एक अविभाग प्रतिच्छेद कहो तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि जहाँ अंतर दे देकर अनुभागों की उत्पत्ति होती है वहाँ स्पर्धक कहने में कोई विरोध नहीं है। हम फिर विशेषार्थ भी पढ़ेंगे आगे। देखो ये फिर पढ़ती, यदि कहा जाए तीसरी लाइन समाधान की,
उत्कृष्ट स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जो अविभागी प्रतिच्छेद है, अभी यहाँ अविभागी प्रतिच्छेदों की बात है, उसको चतुस्थानिक कहे, 420 वाला चतुस्थानिक कहे, उसका तो उत्तर आ गया कि 400 वाले को चतुस्थानिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 सभी संख्याएं समा गई, इसलिए चतुस्थानिक कहा। अब दूसरा प्रश्न है, उसी को एक वर्गणा वाले एक परमाणु में इतने अविभाग है, तो उसको एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों को स्पर्धक क्यों कह रहे? स्पर्धक तो वर्गणाओं के समूह को कहते हैं। तो वहां ये उत्तर दे रहे हैं कि उत्कृष्ट स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें स्पर्धक नहीं है, ऐसा अगर कहते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का अंतर दे देकर, ये अंतर का ख्याल में आया, अंतर दे देकर, जैसे 120 के बाद अंतर देकर 200 उत्पन्न हुआ है, बीच में कोई वर्गणा है ही नहीं है, तो अंतर दे देकर उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरा स्पर्धक अविभागी प्रतिच्छेद के क्रम से अनंत बार जिनमें वृद्धि नहीं होती उनके स्पर्धक होने में विरोध है। तो ये जो अविभाग प्रतिच्छेद मैक्सिमम पाया गया है, तो अनंत बार ऐसे वृद्धि होते होते ये अविभाग प्रतिच्छेद तक पहुंचा है, इसलिए इसको भी हम स्पर्धक कह सकते हैं। ऊपर सर्वत्र प्रसंगानुसार इस अर्थ का स्मरण करके कथन कर लेना चाहिए। यदि हम कहेंगे उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो क्या सभी अनंत परमाणु की उतनी स्थिति है? हर एक की अपनी अपनी अलग है, फिर भी उसको उत्कृष्ट कहते हैं ना। ऐसे जो है उत्कृष्ट, उसको यहाँ तो स्पर्धक कह दिया है, उसका टॉप मोस्ट जो है। फिर इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे। देखो, चूर्णी सूत्र में कहा है कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुस्थानिक होता है। इस पर जब यह शंका की गई कि मिथ्यात्व के अनुभाग में लता समान स्पर्धक तो पाए नहीं जाते, तब वह चतुस्थानिक कैसे है? हमें क्या लगता है चतुस्थानिक ही नहीं, उसके चारों ही स्थान होने चाहिए। उसके लिए समाधान करते हैं। तो कहा गया मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्पर्धक में लता समान, दारू समान, अस्थि समान और शैल समान चारों स्पर्धक पाए जाते हैं। इस समाधान पर से यह शंका की गई कि सूत्र में तो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म को चतुस्थानिक कहा है और समाधान में कहा गया है मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्पर्धक चतुस्थानिक है, तो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म से एक उत्कृष्ट स्पर्धक का ही ग्रहण क्यों किया गया है? इसका जो समाधान किया गया है उसे समझने के लिए स्पर्धक का स्वरूप जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। अब ये पूरा स्पर्धक का स्वरूप समझाएंगे। एक अनुभाग स्थान के सब परमाणुओं को एक जगह स्थापित करके, यानी जीव की सत्ता में अनंत परमाणु है, सभी में अपना अपना अनुभाग है। अभी सभी परमाणुओं को एक जगह स्थापित करके उनमें से सबसे जघन्य अनुभाग वाले परमाणुओं को लो, जैसे हमारे अपने उदाहरण में हमने 100 वाले के लिया था, तो सभी 100 अनुभाग वाले परमाणुओं को लिया हमने। उस परमाणु में पाए जाने वाले रूप, रस और गंध को छोड़कर, छोड़कर स्पर्श गुण के बुद्धि के द्वारा छेद करो। यहाँ स्पर्श गुण में छेद किए उन्होंने। छेद करते करते जो अंतिम अछेद्य खंड अवशेष रहे उसकी अविभागी प्रतिच्छेद संज्ञा है। ये मिनिमम वाला बताया, मिनिमम जिसको कहेंगे दूसरा विभाग नहीं होता है, जिसको हम यहाँ अनुभाग कह रहे हैं। हाँ, उस अविभागी प्रतिच्छेद रूप से स्पर्श गुण का छेदन करने पर एक परमाणु में सब जीवों से अनंत गुणे अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। एक एक परमाणु में शक्ति के अंश कितने हैं? जीव से अनंत गुण है। उन सब को वर्ग कहते हैं।
ये मिनिमम वाला पाया जाता है ना, तो ये लता वाला होगा। डज इट मीन दैट? नहीं, अभी स्पर्धक का स्वरूप समझा रहे हैं। अभी शांति से अभी इसको पहले सुनो। हमारे पहले वाले प्रश्न भी बाजू रखना, क्योंकि वो सारा समझाने के लिए अभी अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ क्या है। तो अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे वो शक्ति के अंश। तो उन सब को वर्ग कहते हैं। यद्यपि एक वर्ग में यानी एक परमाणु में, एक वर्ग का अर्थ क्या है? एक परमाणु में। यहां पर उसका अर्थ परमाणु। यहां पर हमें वर्ग किसको कह रहे हैं? परमाणु को। अन्यत्र कहाँ कहते उसका अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु अन्यत्र भी यही टर्मिनोलॉजी आने वाली है। हम यहाँ जो विषय चल रहा है उसकी बात करेंगे। तो कर्म में जितना अविभाग प्रतिच्छेद है, कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं परमाणु में, इसलिए यहाँ पर परमाणु को एक वर्ग कहा। यद्यपि एक वर्ग में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, तथापि समझने के लिए उनकी संख्या 8 कल्पना कर लेनी चाहिए। अभी ये 100 वाले भूल जाएंगे हम। हाँ, अब कितनी संख्या ली हमने? अविभाग प्रतिच्छेद 8 है। पुनः उन परमाणुओं में से उस एक परमाणु के समान, हमारे पास बहुत सारे परमाणुओं का यहाँ समूह था, उनमें से जिस एक परमाणु में 8 अविभाग प्रतिच्छेद है उसको हमने लिया, 8 वाला एक लिया। अब कहते पुनः उन परमाणुओं में से, कौन से? जो हमारे पास टोटल थे उनमें से उस एक परमाणु के समान दूसरे परमाणु को लो। समान का अर्थ होता है कि उसमें भी 8 ही अविभाग प्रतिच्छेद है। तो हमारे पास जितना परमाणु का गट्ठा था उसमें से 8-8 वाले हमने चुने। उसके स्पर्श गुण के भी पहले के समान बुद्धि के द्वारा छेद करने पर उसमें भी उतने ही अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इस दूसरे वर्ग की सहनानी भी 8 समझना चाहिए। यहां तक समझ में आई बात? इस क्रम से उन परमाणुओं में से पहले परमाणु के समान एक एक परमाणु को लेकर उनमें से प्रत्येक के अविभाग प्रतिच्छेद करने पर एक एक वर्ग उत्पन्न होता है। उनकी संदृष्टि इस प्रकार समझनी चाहिए: 8, 8, 8 और 8। बहुत सारे परमाणु लिए, फिर भी हमने यहाँ समझने के लिए 8 लिखे। यहाँ पर इन सब परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद है, एक एक में 8-8 है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे, अर्थात अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। और चूंकि एक एक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु एक एक वर्ग है। ये तो बात आसान है, जिसको हमने पहले भी बहुत बार देखा था। यानी वर्ग किसको कहना? अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहा। जिसमें अविभाग प्रतिच्छेद समान है नहीं, उसको वर्ग ना कहेंगे। अभी आगे बढ़ो मत। अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहा। तो अविभागी प्रतिच्छेद किसमें है? परमाणु में, इसलिए परमाणु को भी वर्ग कह दिया कि एक एक परमाणु में अनंत विभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक एक वर्ग है। अब इन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। ये 8 क्या है? 8 तो अविभागी प्रतिच्छेद है। फिर भी जिस परमाणु में 8 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, इसलिए उस परमाणु को भी वर्ग कहा। जिनमें जिनमें 8-8-8 अविभाग प्रतिच्छेद है, ऐसे परमाणुओं का जो ग्रुप है उसको वर्गना कहा। यहां तक समझ में आई बात? इन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। इस वर्गना को एक और स्थापित करके, अभी हमने परमाणु के टोटल समूह में से 8-8 वाले परमाणु लिए, उनको एक और स्थापित कर दिया। उन परमाणुओं में से
पुनः एक परमाणु को लो और बुद्धि के द्वारा पहले की तरह उसके छेद करो। छेद करने पर इस परमाणु में से पहले परमाणुओं से एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं जिसकी सेनानी 9 है। अभी हमें ऐसे परमाणुओं को चुनना है जिनमें 9 अविभाग प्रतिच्छेद है। पहले कौन सा ग्रुप निकाला था? 8-8 वाले। अभी उसमें कितने हैं? 9 है। जिसकी सेनानी 9 है। इस एक वर्ग को, 9 वाले वर्ग को अलग स्थापित कर दो। इस क्रम से इस एक परमाणु के समान जितने परमाणु उन परमाणुओं में से पाए जाएं, उन्हें लेकर और बुद्धि के द्वारा प्रत्येक का छेदन करके वर्गों की उत्पत्ति कर लेनी चाहिए। उनका प्रमाण इस प्रकार है। ये 9 अविभाग प्रतिच्छेद वाले सभी जो है उसको हमने अलग ग्रुप बनाया। उसके हर एक में 9 है। 8 को तो 4 बार लिखा और 9 को 3 बार ही लिखा। उसका अर्थ है कि मिनिमम अनुभाग वाले परमाणु ज्यादा होते हैं, उसमें एक अविभाग कम कर दो तो परमाणुओं की संख्या भी घटती है। कितनी घटती वो यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ तो ये संदृष्टि है, समझाने के लिए बताई है। यह दूसरी वर्गना हुई। इस प्रकार एक एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं से तीसरी, चौथी, पांचवी आदि वर्गणाएं उत्पन्न कर लेनी चाहिए। 10 वाली, 11 वाली, ऐसे अलग अलग हम उत्पन्न करेंगे। यहाँ तो आप कहेंगे 4 में ही समाप्त हो जाएंगे, 5वीं कैसी होगी? ये तो समझाने के लिए बताया, क्योंकि वो मूल में जहाँ 8 लिखा है वो अनंत होते हैं, तो अनंत में भी एक एक की वृद्धि से होगे और उनकी परमाणुओं की संख्या भी उतने में ही होती है अनंतों में। इसलिए घबराने की बात नहीं कि ऊपर तो समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उत्पन्न की गई, अभी सुनना, अभव्य राशि से अनंत गुणी और सिद्ध राशि के अनंतव्य भाग प्रमाण वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है। ये आपको जरा बराबर ख्याल में सोचे। ये कितने होते हैं वर्गणा? अनंत होते। कौन से वाला अनंत? अभव्य से अनंत गुणी और सिद्ध राशि। हाँ, अभव्यों से अनंत गुणी और सिद्धों से अनंत विभाग। जो हमने 8 वाला लिया था, कितने उसमें अविभागी प्रतिच्छेद थे? जीव राशि से अनंत गुणे। जीव राशि से अनंत गुणे 8 इज इक्वल टू जीव राशि 16 ख। वहां से शुरू किया था। 8 का अर्थ क्या था? जीव राशि से अनंत गुणे। नहीं समझे? वो मिनिमम है। मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद कितने थे? जीव राशि से अनंत गुणे। अब हमें स्पर्धक दूसरा कहां से शुरू होगा? 16 का हमारी जीव राशि का अनंत गुणा है। दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में कितना विभाग होगा? 16 का इंटू 2। 16 का इंटू 2 बराबर है ना? ये तो बात ख्याल में आई। 16, इसमें 16 का इतने अविभाग प्रतिच्छेद है। दूसरी वर्गणा यानी 16 से शुरू होने वाली है। दूसरी वर्गणा 16 से शुरू होगी, जिसका अविभाग प्रतिच्छेद डबल हो जाता है। दूसरी स्पर्धा यानी 32 ख हो जाएगी। ये 16 ख को दुगुना करेंगे तो हाँ। अपनी भाषा में 8 को 16 हो जाएगा। तो 8 को 16 करने के लिए एक एक से बढ़ते हुए कितने करने पड़ेंगे? 16 ख प्रमाण करने पड़ेंगे। हाँ। यदि 100 से शुरुआत करते हैं और 200 वाला दूसरा है तो उसका अर्थ है 101, 102, 100 से लेकर 199 तक टोटल कितनी होगी? 100 होगी। यदि 100 अविभाग प्रतिच्छेद से शुरुआत करते हैं तो 100 वर्गणाएं पार होने के बाद वहां हाँ डबल हो जाएगी, क्योंकि 100, 101, 102, 103 से 199 तक 100 हो जाएगी वर्गणा और फिर 200 नंबर की वर्गणा आएगी।
तो यही कहते हैं यहाँ पर, क्या इतनी वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है? नहीं। कितनी वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है? नहीं। सुनो, अभी पढ़ा हमने। एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। समझ में आती है कुछ बात? अच्छा, यह बात 16 जीव राशि है और सिद्ध राशि कितनी है? 3 है और 3 का भी अनंतवा भाग। हाँ। इतनी ही वर्गणाएं हैं। नंबर ऑफ वर्गणा की बात कर रहे हैं। यदि उतनी ही वर्गणा होती तो कितनी हो जाती? जीव राशि से अनंत गुणी वर्गणा एक स्पर्धक में होती, पर ऐसा नहीं है। अविभाग प्रतिच्छेद अगर हम 100 से शुरुआत करते हैं, 16 ख से, यानी यहाँ 8 लिया है। यदि 8 से शुरुआत करते तो 16 होने के लिए कितनी हमारे पास चाहिए थी वर्गणाएं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 वर्गणाएं चाहिए थी। परंतु 8 वर्गणाओं को नहीं कहते हम। जितना मिनिमम थे उतनी वर्गणा नहीं होगी। अविभाग प्रतिच्छेद तो दुगुना हो जाएगा, परंतु वर्गणा कितनी है? सिद्धों के अनंत में भाग इतनी ही वर्गणा है। इसलिए 4, 9, 8, 9, 10, 11 4 ही बताई समझने के लिए। ऊपर अंतर होगा ही होगा, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद है जीव राशि से अनंत गुणा और वर्गणाओं का नंबर ऑफ वर्गणा एक स्पर्धक में है सिद्ध राशि के अनंतवें भाग। तो सिद्ध राशि से संसारी राशि कितनी अनंत गुणा और उससे भी ये कितने अनंत गुणा। इसका अर्थ है बीच में अनंत का डिफरेंस रहेगा ही। बहुत बड़ा अनंत का डिफरेंस। हाँ, बहुत बड़ा अनंत होगा। यानी 100 से 100 से अगर हम 200 तक गिनने हैं तो 5-10 लेना पड़ेगा। हाँ, हमने 20 लिए समझने के लिए। कल्पना में तो कोई भी संख्या, परंतु उसका भाव तो भाषण होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 16 ख से चालू किया है उसमें वर्ग का प्रमाण होगा 3 का अनंतवा भाग, बराबर? क्योंकि 3 हमने सिद्ध राशि ली है। हाँ, 3 का अनंतवा भाग। हाँ। तो वर्ग का प्रमाण बहुत कम है। बहुत कम है। अनंतवे भाग से भी अनंतवा भाग है, क्योंकि पूरी जीव राशि से सिद्ध राशि कितनी है? तो अनंतवे भाग, और उसका भी अनंतवा भाग। हाँ। ये वर्गणाओं का प्रमाण। और मिनिमम अनुभाग वाला स्पर्धक जो है, वर्गणा जो है, वर्ग जो है, वर्गणा भी भूल जाओ, वर्ग जीव राशि से अनंत गुणा है। हाँ, तो जीव राशि से अनंत गुणा, यानी उसमें अविभाग प्रतिच्छेद बहुत है। उसमें एक एक बढ़ते हुए कितने वर्गणाएं लेनी है? तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। स्पर्धक की रचना कैसी उसको पहले समझना है। अब वो लता दारू को भूल जाओ, अभी उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। पहले इसी संदृष्टि में समझेंगे हम 8 वाले। हमारे पास बहुत सारे परमाणु हैं, उसमें 8 वाले यहाँ होते हैं 4, 9 वाले 3 बताए, 10 वाले 2 बताए, 11 वाला 1 बताए। क्यों? परमाणुओं की संख्या घटती चली जाती है। अविभाग प्रतिच्छेद 1-1 से बढ़ता है। 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ। ख्याल में आई बात? हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने देखी थी, इस प्रकार उत्पन्न की गई अभव्य राशि से अनंत गुणी और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग प्रमाण वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है। जो वर्गणाएं कंटिन्यूअस एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई है। ऐसा नहीं कि कोई 2-4 अविभाग प्रतिच्छेद से ऊपर की ओर थोड़ी होगी, बीच में कोई अंतराल होगा, ऐसा नहीं है। वर्गणा एक से बढ़ती हुई है, परंतु उसके बाद ऊपर अंतराल होगा और फिर वो 16 वाला आएगा। 8 से शुरू करते हैं तो 16 से दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाएगा। हाँ, देखो, इस स्पर्धक को पृथक स्थापित करके, यानी ये हमारा पहला स्पर्धक हुआ। पूर्वोक्त परमाणुओं में से पुनः एक परमाणु को लो, बुद्धि के द्वारा उसके छेद करने पर
सब जीवों से अनंत गुणे अविभाविक प्रतिच्छेदों का अंतर देख रहे हैं। अंतर की बात है। सब जीवों से अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद जो कितने थे हमने यहाँ देखे थे, 8 मान लिए थे हमने। तो 8 का अंतर देके शुरुआत आई समझ में। हाँ, दूसरे स्पर्धक का प्रथम वर्ग उत्पन्न होता है, क्योंकि पहला स्पर्धक हमने अलग रखा ना। अभी दूसरे स्पर्धक का पहले वर्गणा का एक वर्ग कितना होगा? 16। पहले स्पर्धक के पहली वर्गणा का जो एक वर्ग था, उससे दूसरे स्पर्धक के पहली वर्गणा का जो परमाणु है अविभाज्य, वो डबल हो जाएगा, 2 गुना होगा। संदृष्टि रूप में उसका प्रमाण 16 समझना चाहिए। इस क्रम से अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग प्रमाण अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं को ग्रहण करके परमाणु मात्र वर्गों के उत्पन्न करने पर दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। परमाणु मात्र वर्ग यानी परमाणु जितना एक एक वर्ग, ऐसे वर्गणा में वर्गों की संख्या यहाँ लिखी नहीं है। क्योंकि वो वर्गों की संख्या कहेंगे तो ये गुणहानि वगैरह सिद्ध होगी। उसकी बात अभी नहीं उठाई उन्होंने, उसकी बात यहाँ नहीं ली है। कितने परमाणु है उसकी बात यहाँ नहीं ली है। उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं और वर्गणाओं की संख्या कितनी, यहाँ तो इतनी बात ली। अनुभाग की बात चल रही। नंबर ऑफ परमाणु वो अलग विषय होगा। प्रतिवर्गण 4 है, 3 है, 2, उसकी बात नहीं यहाँ पर। परमाणु कितने घट रहे वो 6 के प्रमाण से घटेंगे, उसकी बात यहाँ अलग रखी है, उसकी बात यहाँ नहीं ली है। यहाँ पे ये जो प्रथम स्पर्धक के दूसरे स्पर्धक पे जो नंबर ऑफ वर्गणा होगी वो समान होगी, वो समान है। सिद्ध के अनंत भाग प्रमाण, क्योंकि 6 भी डबल होता क्योंकि तभी तो डबल हो रहा है ना सब। हाँ। जब पहले वर्गणा से पहली वर्गणा के वर्गों से दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा के डबल हो जाएगी। हाँ, अविभाग प्रतिच्छेद डबल हो जाएगी। यानी यहाँ 8 से 16 हो गए। हाँ। तो 16, 17, 18, 19 उसका भी प्रमाण वहाँ उतना ही होगा, वर्गणाओं का प्रमाण उतना ही होगा। इस क्रम से अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं को ग्रहण करके परमाणु मात्र वर्गों के उत्पन्न करने पर दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। इसे प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के आगे अंतराल देकर स्थापित करना चाहिए। ये बात समझ में आई अंतराल वाली। पहले जो हमने 8, 9, 10, 11 बताया था, देखो ये 8, 8, 8 वाले थे, फिर 9, 9 वाले देखे, 10, 10 वाले देखे और 11, 11 वाले देखे। अंतराल देके अब यहाँ 16, 16 लिखेंगे हम समझने के लिए। परमाणु की कितनी संख्या है उसको काउंट कर दो अभी। तो ये अंतराल देके 16 वाले उत्पन्न, यहाँ से दूसरा स्पर्धक उत्पन्न हो जाएगा। इस क्रम से इस क्रम से वर्गणा कॉमा देना बीच में, वर्गणा और स्पर्धक को जानकर तब तक स्पर्धक उत्पन्न करना चाहिए जब तक पूर्वोक्त परमाणु समाप्त न हो जाए। हमने यहाँ परमाणु के गट्ठे को स्थापित किया था, उसमें से 8, 8 वालों को लिया, 9, 9 वालों को लिया, 10 वालों को लिया, 11 वालों को लिया, 16, 17, तो उसमें 12, 13, 14 वालों का क्या होगा? वहाँ पे है ही नहीं, ऐसे है ही नहीं। जैसे हमने वो शून्य वर्गणा में अभी देखा था, अभी अपना विषय चला था ना परमाणु का, ऐसे यहाँ उस अनुभाग वाले कोई वर्गणा उसमें है ही नहीं है। कहाँ से शुरू होगी? 8 के बाद ये 16 से शुरू हो जाएगी।
तो 16 वाले परमाणु, 17 वाले, 18 वाले, 19 वाले, तब हम उसको ले लेंगे। फिर जाके इसी तरह से आगे लेना। 32 वाले हो हाँ। जाएंगे। इस प्रकार स्पर्धक रचना के करने पर अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत वे भाग प्रमाण स्पर्धकों की संख्या कितनी है वो भी उतनी है। और वर्गणाएं उत्पन्न होती है। यानी स्पर्धकों की संख्या कितनी है सिद्ध राशि के अनंत विभाग, और एक एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है सिद्ध राशि के अनंत विभाग। और सबसे मिनिमम जो वर्ग था उसमें अनुभाग कितने, जीव राशि के अनंत गुणे। तो जीव राशि से अनंत गुणे वो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। कितने गुना हो सकेंगे, जितने स्पर्धक है उतने गुना हो जाएंगे। स्पर्धक है सिद्ध राशि के अनंत विभाग। तो जो जीव राशि से अनंत गुणा वाला अविभाग प्रतिच्छेद है मल्टीप्लाइड बाय सभी स्पर्धकों की गुण अभव्य से अनंत गुणा, हाँ इतने हो जाएंगे। इनमें से अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में, एक की बात चल रही है और हम सभी जगह एक एक की बात देख रहे हैं। अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अनुभाग पाया जाता है उसी को अनुभाग स्थान कहते हैं। स्थिति स्थान कैसे कहें हम, जो अंतिम वाला जो निषेक है उसमें जितनी स्थिति है उसको उसका कितनी स्थिति है अभी सत्ता में, तो हम कहेंगे इतनी स्थिति है। उसको उत्कृष्ट स्थिति कही थी ना, याद है? सत्ता में कितनी स्थिति है, 70 गुणा वाली तो वो तो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट जब भी बनती है। अब हमने कहा सम्यक तो प्राप्त करता है वेदक, तो उत्कृष्ट कितनी होती है, तो उसमें से एक समय एक अंतर्मूर्त कम हुआ, इतनी मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात है। वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है तो उसमें से अंतर्मूर्त घटता है, तो वहां के जो अंतिम निषेक में जो स्थिति है उसको वहां की स्थिति कहलाती है। उसको स्थिति सत्कर्म कहा था। किसी विशिष्ट समय में जितना सत्ता में स्थिति है उसको स्थिति सत्कर्म कहा था। ऐसे ही यहाँ पर ये जो अंतिम स्पर्धक का अंतिम जो परमाणु है उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको अनुभाग का स्थान कहा। जैसे योग स्थान होते हैं तो मैक्सिमम योग उसको योग स्थान कहेंगे। यहाँ किसकी बात चल रही है, अनुभाग की बात चल रही है, तो अनुभाग स्थान कहेंगे। स्थिति में हम उत्कृष्ट स्थिति को उसका स्थान कहेंगे, तो यही बात कह रहे, उसी को अनुभाग स्थान कहते हैं। इस पर से यह शंका हो सकती है, अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग, वर्गों के समूह को वर्गणा, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक और स्पर्धकों के समूह को अनुभाग स्थान कहते हैं चाहिए। कहते हैं, किंतु ऊपर अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अनुभाग पाया जाता है उसे ही अनुभाग स्थान क्यों कहा, ये शंका मूल में। ये सभी को मिलकर एक अनुभाग स्थान कह दो ठीक है, क्योंकि हमने पूरी रचना देखी, ये 8 वाले से यानी जघन्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट वर्गणा, फिर उसके बाद एक स्पर्धक के बाद दूसरा स्पर्धक, ऐसे अनंत स्पर्धक देखे, सबको मिलकर एक अनुभाग स्थान कह दिया, उसको तो मानते हैं। परंतु यहाँ जो अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है, जो अभी मैक्सिमम है, उसको यहाँ अनुभाग स्थान क्यों कहा, ये शंका महत्व की है, जो हमें आप सबको हो रही है। इसका समाधान यह है कि प्रथम वर्ग से लेकर क्रम से बढ़ते हुए सब अविभागी प्रतिच्छेद उस एक परमाणु में पाए जाते हैं। जैसे हमने अभी 8 से शुरू किए और मैक्सिमम हमने 8 है, 16 है, फिर वो तो हर एक में बढ़ते जाएगा। लास्ट में जो है, जो कोई संख्या होगी, मान लेते 80 भी हो जाएगी, तो 80 में 8 इंक्लूडेड है कि नहीं है, उसके बिना 80 संख्या तैयार ही नहीं होती है। तो कहते हैं इसका समाधान है कि प्रथम वर्ग से लेकर
क्रम से बढ़ते हुए सब अविभागी प्रतिच्छेद उस एक परमाणु में पाए जाते हैं। अब यह एक्चुअल में देखो 8, 9, 10, 11 के बाद 12वां 13वां वाला कोई परमाणु है ही नहीं है, परंतु ऊपर जो 16 जिसमें अविभागी प्रतिच्छेद है उसमें 1 से लेकर 15 के सभी अविभाग प्रतिच्छेद है ना, संख्या सभी है उसमें। ये बात यहां बताना चाहते। अतः सब अनुभाग का स्थान होने से, यानी इसमें वो सभी अनुभाग पाए जाने के कारण अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का एक परमाणु अनुभाग स्थान कहा जाता है। ये बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया पूरा। जैसे मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, उन्होंने भी स्थिति का उदाहरण दिया। देखो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोटि सागर है। यह उत्कृष्ट स्थिति सब निषेकों की नहीं होती, किंतु अंतिम निषेक की होती है। फिर भी वह सब निषेकों की स्थिति कही जाती है। हम कहते ना कितने कर्म कितना बांधा 70 कोड़ा का। अरे 70 कोड़ा के तो अंतिम निषेक के परमाणु कुछ ही है, सबको कहाँ इतना बंध हुआ है। फिर भी कहा क्या जाता है उस समय कितने का 70 कोड़ा का बंध, एक समय पर बद्ध बंधा और स्थिति कितनी पड़ी तो 70 कोड़ा। ये जैसा वहां कथन है। क्यों वहां ऐसा कथन है? क्योंकि उसमें सब निषेकों की स्थिति गर्भित है। वैसे ही अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु के अविभागी प्रतिच्छेद में शेष सब परमाणुओं के अविभागी प्रतिच्छेद गर्भित है। अतः वही अनुभाग स्थान है, उसी को अनुभाग स्थान कहा। और उसमें द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वर्ग वर्गणा और स्पर्धक सभी बन जाते हैं। यानी मैक्सिमम हमने अभी 80 वाला समझा, तो 80 में 8 वाले भी है, 9 वाले भी है, यानी वर्ग भी है, वर्गणाएं भी है, और वो 10 सभी स्पर्धक भी आ गए उसमें। एक एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों में वर्ग वर्गणा स्पर्धक सब कुछ बन जाते हैं, अंतर विंतर सब बन जाता है उसमें। इस पर पुनः यह शंका हो सकती है, जब अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अनुभाग है उसी को अनुभाग स्थान कहते हैं, तो इस प्रकार पृथक पृथक स्पर्धक रचना क्यों की जाती है? इसका समाधान दोहा करना यह है कि इस एक परमाणु में जो अनुभाग स्पर्धक पाए जाते हैं उसी के अविभागी प्रतिच्छेदों का कथन उक्त प्रकार से किया जाता है। यानी उसी में ये बात लागू होगी। अंतिम वाले में वो सभी अंदर वो गर्भित है, इसलिए वहीं पर होगी। और अलग से स्पर्धक रचना बतानी है तो सब शुरू से अंतिम तक के सभी स्पर्धक कहेंगे कि कितने स्पर्धक होते हैं, तो सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण स्पर्धक होते हैं। एक एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी होती है, वे भी सिद्धों के अनंतवे भाग। और जघन्य वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद कितना होता है? जीव राशि से अनंत गुणा। इसलिए सब रचना तो ऐसे कहेंगे, नहीं तो कहेंगे बस एक एक परमाणु एक एक सब उसमें आ गए, ऐसा नहीं है। दोनों जिस अपेक्षा से बात है उसको ठीक तरह से समझना। इसी कारण से चूर्णी सूत्र में आए उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म पद से एक उत्कृष्ट स्पर्धक का ही ग्रहण किया है। आगे भी जहाँ कहीं इस प्रकार का कथन आए वहाँ उसका यही अर्थ समझना चाहिए। सत्ता में जो कोई उत्कृष्ट होगा अनुभाग, उसको यहाँ कहेंगे उत्कृष्ट स्पर्धक। अब आगे का सूत्र, एवं 12 कसाय 6 9 कसायाणम। हाँ, अनंत गुणे, ये तो विशिष्ट उन्होंने संख्या बताई। ये माप अनंत का विशिष्ट माप हमने देखा ना, जहां हमने 8 संख्या देखी है वो भी अनंत है, और नंबर ऑफ स्पर्धक भी अनंत है। एक एक स्पर्धक में नंबर ऑफ वर्गणा भी अनंत है। तो हर एक अनंत का प्रमाण अलग अलग है। जो मिनिमम पॉसिबल यानी जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद वाला जो परमाणु था ना, उनमें अविभाग प्रतिच्छेद कितना है? तो जीव राशि से अनंत गुना है। वो वाला अनंत बहुत बड़ा है,
और ऐसे नंबर ऑफ वर्गणा एक स्पर्धक में सिद्ध राशि के अनंत विभाग है, वो अनंत वाला छोटा है। तो वो अनंत छोटा होने के कारण बीच में अंतराल बहुत बड़ा आया, क्योंकि अंतिम वर्गणा के बाद दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा कब शुरू हो जाएगी। तो ये जो अंतराल कितना पड़ा, हमने अभव्यों से सिद्ध के अनंत विभाग से शुरू हुआ, उसका अनंत गुणा करेंगे तो सिद्ध राशि आ जाएगी, उसको अनंत गुणा करेंगे तो जीव राशि आ गई, उसको अनंत गुणा करेंगे तो जीव राशि का अनंत गुणा। तो इतना बीच में गैप पड़ के फिर वो जो हमने शुरू से किया था ना जीव राशि के अनंत गुणा वाला, वो डबल हो जाएगा। 16 ख था, वो भी 16 ख गुणा 2, इतना विभाग बन जाएगा। और वहां सिद्धों के अनंत विभाग यानी कितनी वर्गणाएं हुई बीच में, 3 का भी अनंत विभाग, यानी 3 डिवाइडेड बाय ख हम लिखेंगे वहां पर। ख यानी अनंत, ख ख ख ख यानी आकाश। अनंत की वो संदृष्टि है। जीरो की है। इसी प्रकार 142 पृष्ठ पर अभी दूसरा सूत्र। क्वेश्चन क्यों पूछा था? हाँ, कि मिथ्यात्व का जब भी जो उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है तभी वहाँ पे सर्वघाती और देशघाती सभी स्पर्धक होते कि नहीं होते? नहीं, देशघाती मिथ्यात्व में होते ही नहीं है। जब भी विशुद्धि बढ़ती है तभी उसका देशघाती रूप नहीं होता। देशघाती हो जाए तो उसको सम्यक प्रकृति कहेंगे। हाँ, वही मैं विशुद्धि बढ़ने के पश्चात वो देशघाती रूप होकर सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आती है। हाँ, तब तो यहाँ पे उसका नाम मिथ्यात्व रहता है। नाम मिथ्यात्व नहीं कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो बंधक उत्कृष्ट बंधक की अपेक्षा जो चतुर्थानी बंधकी, ओनली बंधकी नहीं, वहाँ पे गर्भित है इसीलिए चतुर्थानी का। बाकी जब मिथ्यात्व का बंध होगा, आप अकेले वो प्रकृति की बात ही छोड़ो, वो संख्या है इतना ही ले लो, संख्या है वो 400 में 1 2 3 4 सभी गर्भित है, इतना ही ले लो, बाकी कुछ मत सोचो। उसकी क्वालिटी है ही नहीं, वहां कोई वो है ही नहीं, मिथ्यात्व में वे है ही नहीं। बस मिथ्यात्व का कहाँ से शुरू होता है, हमने 120 समझा था। हाँ। तो 120 कैसे तैयार हुई संख्या, 1 2 3 4 करते करते 120 आई है। तो उसमें 1 2 3 4 होगे कि नहीं होगे? वो वाले स्पर्धक नहीं होगे, वो संख्या होगी। अच्छा, वो स्पर्धक होगे ही नहीं, वहाँ पे स्पर्धक नहीं होगे, वो संख्या वहां है तो वो है ऐसा कहेंगे हम। उन संख्या की बात है वहां पर। बिल्कुल सर्वघाती ही है, मिथ्यात्व सर्वघाती ही है। उसमें उन लता वालों में जितनी संख्या है वो संख्या सभी गर्भित है उसमें। जैसे 1 से लेकर अभी लता वालों में भी हमने अभी 8 से शुरू किया, तो 8 संख्या में 1 संख्या गर्भित है कि नहीं है? तो उस अनुभाग वाले कोई वहां संख्या ही नहीं होगी। ये नहीं, जो हमने मिनिमम अनुभाग देखा था 7 वाले कोई है ही नहीं वर्गणाएं, फिर भी इसमें 1 2 3 4 सभी है कि नहीं है? ये बात संख्या को केवल देखना है। इसी प्रकार 12 कषाय और 6 9 कषायों का अनुभाग सत्कर्म है, ऊपर हमने पढ़ा था। एवं 12 कषाय 6 9 कषायाणम, क्योंकि उनका एक कथा समानता कितनी है, क्योंकि उनका जघन्य अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानिक है और उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और चतुस्थानिक है। परंतु दोनों के समान है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मिथ्यात्व का जघन्य तो सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर से शुरू हो जाता है और उसका उत्कृष्ट तो बहुत ऊपर है। 12 कषायों का जो जघन्य है वो जो सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है वहां से शुरू होता है और उसका अपना अपना उत्कृष्ट यथा योग्य है। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट इतना टॉप मोस्ट नहीं होगा उसका अपना जो उत्कृष्ट है। वैसे जैसे स्थिति में देखते हैं, मिथ्यात्व की स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी है और अनंतानुबंधी आदि के तो 40 कोड़ा कोड़ी है, फिर भी वो उसके लिए उत्कृष्ट होगी। ऐसे यहाँ
इसका जघन्य जो है वो भी सर्वघाती है, सर्वघाती का जघन्य द्विस्थानिक, और इसका उत्कृष्ट सर्वघाती है और चतुस्थानिक है। जब यहाँ द्विस्थानिक चतुस्थानिक कहते तो द्विस्थानिक का अर्थ होता है दारू वाला, त्रिस्थानिक का अर्थ होता है अस्थि वाला, और चतुस्थानिक का अर्थ होता है शैल वाला। इतनी ही बात लेना और कुछ मत सोचना। इस दृष्टि से उनके अनुभाग का मिथ्यात्व के अनुभाग से कोई भेद नहीं है, परंतु दोनों के समान ही होंगे वो बात नहीं है। कथन समान है, क्या है? सर्वघाती और द्विस्थानिक जघन्य, और सर्वघाती और चतुस्थानिक उत्कृष्ट, क्योंकि अनंतों के लिए नाम वही है ना। शैल में भी अनंत प्रकार है, अनंत स्पर्धक है, और सबका नाम शैल है, फिर भी एक से दूसरे में डिफरेंस तो होगा जरूर। शंका, 12 कषायों का जघन्य अनुभाग सर्वघाती हो, क्योंकि जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत सर्वघाती पने के सिवाय उनमें देशघाती पना नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते हैं? 12 कौन से 12 चिक की बात चल रही है? हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये तो सर्वघाती प्रकृतियां है और उनके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है। तो यहाँ कहते हैं कि जो 9 कषाय है, 6 9 कषायों को भी इसमें लिया ना, तो कहते हैं किंतु शंकाकार की शंका है, 6 9 कषायों के स्पर्धकों का सर्वघातीपना नहीं बनता, क्योंकि सम्यक्त्व के जघन्य स्पर्धक के समान स्पर्धक के अनुभाग से लेकर आगे दारू समान स्पर्धकों के अनंतवे भाग पर्यंत उनमें निरंतर देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। क्या कहना चाहते? ऊपर क्या कहा था? इसी प्रकार उसका समझो। तो वहां कहते उसमें देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार ऐसा कथन क्यों किया? 12 कषायों के बारे में करते तो ठीक है, 6 9 कषायों को भी साथ में क्यों लिया? उसका उत्तर, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 9वें गुणस्थानवर्ती क्षपक के द्वारा घात किए जाने से अवशिष्ट रहे 6 9 कषायों की अंतिम फाली में अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु के संबंध से जिनमें अविभाग प्रतिच्छेद स्वीकार किए गए हैं, अशेष स्पर्धक पने का संग्रह होने से जो द्विस्थानिक पने को प्राप्त है, पने का लिखा है, पने को प्राप्त है, और अधिक अविभाग प्रतिच्छेदों के संबंध से जो सर्वघाती पने को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जघन्य स्पर्धकों का यहाँ जघन्य स्थान स्वीकार किया गया है। जब जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ऐसा जब कहते हैं, वो जघन्य कब होता है? तो कहते वो जब उसकी क्षपणा होती है तब होता है। उस अपेक्षा से उसको जघन्य स्थान कहा है। ये 12 कषाय की जो बात है वो तो रेगुलर बात है, और 6 9 कषाय की बात है वो शपक की अपेक्षा उनका कंपैरिजन किया है। हाँ, जघन्य हो जाता है। इसका समाधान तो यहाँ उन्होंने नहीं किया है। हाँ। और यहाँ जो आप हमें ऐसा लगता है, अरे वो तो देशघाती पने उसका तो उदय आता है ना, यहाँ उदय की बात नहीं है। सत्ता में तब तक सर्वघाती पने से रहते हैं उसकी बात है। यहाँ सर्वत्र ये जो परमाणु है स्थित, उनमें कितना अनुभाग है? उदय में तो जघन्य होकर ही उदय में आएंगे। उदय जब चलेगा तो जघन्य ही होगा, परंतु सत्ता में सर्वघाती बने रहेंगे उसकी बात है।
आगे पढ़ेंगे आगे का सूत्र। तो यहाँ पे 6 कषायों को लिया और 3 वेद को छोड़ा। हाँ, तो 3 वेद को छोड़ा। उनकी कोई अलग रचना होती है। जब वो वेदों की बात आएगी तो हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो हमने मिथ्यात्व की बात पढ़ी, 12 कषाय की पढ़ी, 6 नौ कषाय की। जब सभी प्रकृतियों की बात पढ़ेंगे तो और हमें तो क्लियर हो जाएगा। अब कहेंगे सम्मतस्य अनुभाग संतकम्मम देशघादी एकठाणियम वा दुठाणियम वा। सम्यक्त्व का अनुभाग सत्कर्म देशघाती है। देशघाती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्थानिक तथा द्विस्थानिक है, यानी लता और दारू के अनंतवें भाग वाले हैं, इतना समझना है इसमें। दर्शन मोह की क्षपणा के समय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करके पुनः सम्यक प्रकृति का भी नाश करके कृतकृत्य होकर उस कृतकृत्य के अंतिम समय में सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म होता है। ये कब होता है वो बता दिया। वह जघन्य अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक होता है तथा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म देशघाती और द्विस्थानिक होता है। सम्यक्त्व के दारू समान अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या है, संख्या की बात चल रही, उसमें लता समान स्पर्धक भी संभव है, अतः उसके द्विस्थानिक होने में कोई विरोध नहीं है। शंका। सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म म के ऊपर रफाड़ देना। सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक है और उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म देशघाती और द्विस्थानिक है, ऐसा न कहकर सम्यक्त्व का अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक तथा द्विस्थानिक है, ऐसा क्यों कहा है? समाधान। यानी वो जघन्य शब्द पहले क्यों नहीं लगाया, डायरेक्ट सम्यक्त्व का अनुभाग सत्कर्म ऐसा क्यों बताया? समाधान। सम्यक्त्व के अजघन्य अनुभाग सत्कर्म की अवस्था विशेष बतलाने के लिए उस प्रकार नहीं कहा है। प्रश्न दोबारा फिर प्रश्न पढ़ेंगे। सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म देशघाती और एक स्थानिक है और उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म देशघाती और द्विस्थानिक है, ऐसा न कहकर, ये जघन्य इतना है और उत्कृष्ट ऐसा नहीं बताया तो कैसे बताया? ऊपर देखो, ऊपर का सूत्र, सम्यक्त्व का अनुभाग सत्कर्म देशघाती है, यानी उसके अनुभाग सत्कर्म कैसे है? देशघाती ही है, और फिर मैं उसमें एक स्थानिक और द्विस्थानिक ऐसे कह दिया। तो उनका प्रश्न ऐसा था, जघन्य एक स्थानिक कहो और उत्कृष्ट द्विस्थानिक कहो, ये प्रश्न था। उसका समाधान फिर पढ़ेंगे तो फिर ख्याल में आएंगे। सम्यक्त्व के अजघन्य अनुभाग सत्कर्म की अवस्था विशेष बतलाने के लिए उस प्रकार नहीं कहा। यह अवस्था विशेष क्या है उसको दिखाएंगे। कृतकृत्य जीव के सम्यक्त्व का जो जघन्य अनुभाग सत्कर्म उदय प्राप्त अंतिम निषेक में स्थित है। उदय को प्राप्त अंतिम निषेक, एक ही निषेक है तो वही उदय है और वही उसका सत्ता है उसकी। तो उदय प्राप्त अंतिम निषेक में स्थित है, जो कि प्रति समय अपवर्तनाघात द्वारा घात होते होते अवशिष्ट रहा है। प्रति समय जो एक ये रह गया ना कृतकृत्य वेदक, उसके जितने निषेक है उसमें प्रति समय उसका घात हो रहा है, और घात होते 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 अंतिम समय में जो है उदय में भी वही है और सत्ता में भी है। अपवर्तन घात यानी उसका घात होना, पहले हमने कांडकों में घात देखा था। प्रति समय में उसमें अपवर्तन होना ने घटना, उसको कहेंगे
अनुसमयापवर्तन हमने पहले देखा था, शब्द आया था। जो अवशिष्ट रहने कृतकृत्य वेदक के अंतिम समय में जो रहेगा वो मिनिमम पॉसिबल है, तो उसको कहा देशघाती और एक स्थानिक है। किंतु जो अजगन्य अनुभाग सत्कर्म है वो देशघाती और एक स्थानिक भी है, क्योंकि जब तक अंतिम समय में नहीं प्राप्त हुआ वो भी देशघाती है, वो भी एक स्थानिक है। क्योंकि सम्यक्त्व में 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रह जाने पर उसका अनुभाग सत्कर्म लता समान स्पर्धकों में ही स्थित पाया जाता है। पहले जब अधिक था तो उसमें अन्य भी उसमें पाए जाएंगे अनुभाग सत्कर्म। उदय की बात नहीं है, सत्ता की बात है। पहले में क्षपणा में क्या होता है, मिथ्यात्व के परमाणु वो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप होते हैं, और सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है। यानी उसी समय वो यहाँ पर भी सम्यक प्रकृति में भी स्थिति कांड घात होकर वो 8 वर्ष की स्थिति रह जाती है। जब 8 वर्ष से ज्यादा स्थिति थी या क्षपणा चल रही थी तो अनुभाग उसमें ज्यादा था, ज्यादा द्विस्थानिक के भी परमाणु थे उसमें, तो जो मैक्सिमम है तो हम कहेंगे द्विस्थानिक के। जैसे वहां स्थिति घटकर 8 वर्ष की हुई, कैसे हुई, स्थिति कांडकों के द्वारा, वैसे उसी समय अनुभाग कांडक घात भी हो रहे हैं, तो उसके द्वारा अनुभाग भी एक स्थानिक हो गया उस पोजीशन में। उसके पहले द्विस्थानिक था। तो 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष रह जाने पर उसका अनुभाग सत्कर्म लता समान स्पर्धकों में ही रखा स्थित पाया जाता है। किंतु उसके ऊपर के स्थिति सत्कर्मों में, उससे ज्यादा जब स्थिति सत्कर्म है, स्थिति की बात है, सम्यक्त्व का अनुभाग सत्कर्म है तो देशघाती ही, किंतु द्विस्थानिक है। यानी जब तक क्षपणा में वो 8 वर्ष की स्थिति नहीं हो जाती है तब तक द्विस्थानिक है, और बाद में एक स्थानिक हो जाता है। सारांश यह है कि सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग सत्कर्म तो देशघाती और एक स्थानिक ही है, किंतु अजघन्य अनुभाग सत्कर्म देशघाती होने पर भी एक स्थानिक भी है और द्विस्थानिक भी है। यानी जब 8 वर्ष हो गया ना तो एक स्थानिक तो हो गया, परंतु क्या वो जघन्य है? नहीं, अजघन्य है। क्रम से वो 8 वर्ष के बाद भी अंतर्मूर्त वाले स्थिति कांडक भी हो गए, और उस एक एक में अनेक बार अनुभाग कांडक भी होते चले जाएंगे। वो सारे लता वाले ही है, उसी में कम होते चले जाएंगे। है तो एक स्थानिक, फिर भी उसको जघन्य नहीं कहेंगे। जघन्य कब कहेंगे? जब एक निषेक बाकी है और सम्यक प्रकृति का एक निषेक बाकी रहेगा कृतकृत्य वेदक का, तब उसका अनुभाग भी जघन्य हो जाएगा। तब तक 8 वर्ष से लेकर एक स्थानिक है, परंतु अजघन्य है। 8 वर्ष की सत्ता रही, उसके पहले क्या था? अजघन्य था और द्विस्थानिक था। अभी एक स्थानिक हो गया। एक स्थानिक भी है और द्विस्थानिक भी है। सम्यक्त्व की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रहने पर एक स्थानिक होता है, और उससे अधिक स्थिति शेष रहने पर द्विस्थानिक होता है। यह विशेष बतलाने के लिए जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण नहीं लिए, इसलिए वहां जघन्य और उत्कृष्ट नहीं कहा, क्योंकि अजघन्य वाले की भी वो एक स्थानिक हो जाता है। नहीं तो ऐसा कहते ना, जघन्य के लिए एक स्थानिक और उत्कृष्ट के लिए द्विस्थानिक। परंतु जो द्विस्थानिक है या एक स्थानिक जो जघन्य में बताया, तो एक स्थानिक तो अजघन्य में भी है, और जो द्विस्थानिक उत्कृष्ट में बताया वो द्विस्थानिक अजघन्य के लिए द्विस्थानिक भी होगा। दोनों ही हो सकते हैं। तो अजघन्य में दोनों ही बातें पॉसिबल है, इसलिए ये बात बताए। सम्माम इच्छतस्य
अनुभाग संतकम्मम सौवघादि दुट्ठाण्यम। ये तो हमें पता है। सम्यक मिथ्यात्व का कहाँ से शुरू होता है? जो सर्वघाती का जघन्य है वहां से। सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानिक है। शंका, यहाँ अनुभाग सत्कर्म के साथ जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण क्यों नहीं लगाए? अभी हम पढ़ने के पहले हम देखेंगे, क्योंकि उसका जघन्य भी द्विस्थानिक है और उत्कृष्ट भी द्विस्थानिक है। समाधान, नहीं, क्योंकि उसका कुछ फल नहीं है। फल नहीं है क्योंकि दोनों ही द्विस्थानिक है। सम्यक मिथ्यात्व का क्षपण करने पर अंतिम अनुभाग कांडक में सम्यक मिथ्यात्व का जो जघन्य अनुभाग सत्कर्म है उसका कब होता है वो बता दिया। वह भी देश सर्वघाती और द्विस्थानिक ही है। उसके अनुभाग स्पर्धकों में अक्षपणावस्था में चाहिए, अक्षपण अवस्था में लिखा है, अक्षपण अवस्था में यानी अक्षपणावस्था में अथवा क्षपणावस्था में, आगे बरोबर लिखा। क्या कहते हैं ये? इसका जघन्य कब होता है? हमने देखा ना, सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा होती है। कब होती है? पहले मिथ्यात्व की क्षपणा पूरी होती है, फिर सम्यक मिथ्यात्व की शुरू होती है। तो उसकी क्षपणा में उसके अनुभाग स्पर्धकों में अक्षपण अवस्था में और क्षपणावस्था में देशघाती स्पर्धकों का अभाव है। सम्यक मिथ्यात्व कभी भी क्यों न हो, है तो सर्वघाती ही, उसमें देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं। तथा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म भी सर्वघाती और द्विस्थानिक ही है। जघन्य तो सर्वघाती और द्विस्थानिक है ही, उत्कृष्ट भी सर्वघाती और द्विस्थानिक ही है। अतः जघन्य और जो सम्यक मिथ्यात्व में जो जघन्य से उत्कृष्ट है वहाँ पे जब सपना चालू होती है तभी अनुभाग कांडक घात नहीं होते हैं, फिर भी वो है प्रकृति सर्वघाती। सर्वघाती से जो जघन्य है वो भी सर्वघाती है, उसका अनुभाग कांडक होगा ही नहीं। होगा ना, होकर तो क्या होगा? अनुभाग कांडक घात होगा तो वो देशघाती हो सकता है। कैसे होगा? सम्यक मिथ्या तो प्रकृति है, देशघाती हो जाए तो उसको हम सम्यक प्रकृति कहेंगे। कि जो सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है उसके अनंतर वाला सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का है, वहाँ पे अनुभाग अनंत गुना है। अभी उसका जो अनुभाग कांडक होगा तो वो सम्यक्त्व रूप होगा ही नहीं, वो उसको हम संक्रमण कहेंगे, उसको संक्रमण कहेंगे, उसको सम्यक प्रकृति कहेंगे। क्योंकि उसी प्रोसेस से क्षपणा होती है ना, क्या होता है? सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। उसके जो जघन्य से भी जो अनंत गुना घट जाएगा उसको सम्यक प्रकृति नाम देंगे। इट इज नो मोर सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व कब तक कहेंगे? जब तक उसके जघन्य तक है तब तक उसको सम्यक मिथ्यात्व कहेंगे। क्योंकि अनुभाग घटता है तो सम्यक मिथ्यात्व के सम्यक मिथ्यात्व रूप ही रहेगा और अनुभाग घटेगा। और कितने ही परमाणु में वो जघन्य से भी घटकर वो परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हो जाएगी, तब हम उसको सम्यक मिथ्यात्व नहीं कहेंगे। सम्यक मिथ्यात्व कब तक करेंगे? उसकी जो मिनिमम जो शक्ति वहां तक उसको सम्यक मिथ्यात्व कहेंगे। हाँ, घटेगे तो सही, पहले ज्यादा था वो घटकर सम्यक मिथ्यात्व ही रहा, और घटेगा तो हम उसको सम्यक प्रकृति कह देंगे। हाँ, परमाणु तो वही का वही है ना, उसी का नाम सम्यक प्रकृति हो जाएगा। क्योंकि घट गया और सम्यक मिथ्यात्व रहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें देशघाती है ही नहीं है। देशघाती होती तो प्रकृति बदल जाती है, उसका नाम ही अलग है ना यहाँ पर। हाँ, अतः जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागों में द्विस्थानिक पने और सर्वघाती पने की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। जघन्य भी सर्वघाती है, द्विस्थानिक है, उत्कृष्ट भी सर्वघाती और द्विस्थानिक है। अर्थात दोनों ही अनुभाग सर्वघाती और द्विस्थानिक है। इसलिए जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण नहीं लगाएं।
ये बताए उसका सत्कर्म सर्वघाती होता है, द्विस्थानिक होता है। कौन सा? जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। आगे सम्मामिच्छत तस्य अनुभाग संतकम्मम, ये हो गया नीचे वाला। एकम चेवट्ठाणम सम्मामिच्छत ताणुभागस्य, सम्यक मिथ्यात्व के अनुभाग का एक ही स्थान होता है। सम्यक मिथ्यात्व का एक दारु समान अनुभाग स्थान ही होता है, क्योंकि लता समान, अस्थि समान और शैल समान अनुभाग स्पर्धकों का उसमें अभाव है। यानी अकेला दारू है फिर भी द्विस्थानिक कहा, उसके कारण मीमांसा हमने बहुत बार देखी। अभी शंका, एक स्थान ऐसा कहने पर उससे सब जगह लता समान स्पर्धकों का ही ग्रहण होता है, अतः यहाँ पर भी एक ही स्थान ऐसा कहने से ऐसा बरोबर करो। लता समान स्पर्धकों का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता? क्या कहा वहां पर ऊपर? सम्यक मिथ्यात्व में अनुभाग का एक ही स्थान होता है, तो वो लता समान एक स्थान होता है और एक स्थानीय है, ऐसा कहने में डिफरेंस है। एक स्थान होता है तो बस एक ही है ना, लता वाला ऐसा नहीं लेना, क्योंकि उसमें लता वाले होते ही नहीं। समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा अर्थ ग्रहण करने पर पहले कहे गए सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म सर्वघाती और द्विस्थानिक होता है, इस सूत्र के साथ विरोध आता है। यदि कहा जाए कि लता समान स्पर्धकों में भी सर्वघातीपना है, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लता समान स्पर्धकों में सर्वघातीपना नहीं पाया जाता। अतः एक ही स्थान होता है ऐसा कहने पर दारू समान स्पर्धकों का ही ग्रहण करना चाहिए। ये सम्यक मिथ्यात्व के बारे में बताया। शंका, एक स्थान से अस्थि समान स्पर्धकों का अथवा शैल समान स्पर्धकों का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता? नहीं, क्योंकि इस कथन का अनंतर अतीत सूत्र, अनंतर अतीत यानी इसके पूर्व का प्रायर सूत्र में कहे गए द्विस्थानिक निर्देश के साथ विरोध आता है। द्विस्थानिक जो कथन है पहले जो बताया था सम्यक मिथ्यात्व का, उसमें विरोध आएगा। उसी को स्पष्ट करते हैं। यदि एक स्थान से अस्थि समान का ग्रहण किया जाता है तो सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग सत्कर्म स्त्री स्थानिक हो जाएगा, क्योंकि लता समान, दारू समान और अस्थि समान स्पर्धकों के अनुभाग के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या में बढ़ी हुई शक्ति की अपेक्षा स्पर्धक भाव को प्राप्त हुए निषेध वहां पाए जाते हैं। यानी वो संख्या बढ़ जाएगी तो उसको फिर हम अस्थि और शैल कहेंगे, परंतु ऐसा तो है नहीं। यदि एक स्थान से शैल समान स्थान का ग्रहण किया जाता है तो भी पूर्व सूत्र वचन के साथ इसका विरोध आता है, क्योंकि सूत्र में बताया ना कि सम्यक मिथ्यात्व का कितना होता है? सर्वघाती और द्विस्थानिक, और बाद में बताया उसका एक ही स्थान है, तो उसमें एक ही स्थान में शैल है, अस्थि है, लता, ये बात आती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। क्योंकि चतुस्थानिक के द्विस्थानिक होने में विरोध है। यही रुकते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। अश्विन भाई, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुपसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुपसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुपसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुपसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम